हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछला वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। और उसमें हमने क्या समझा था, तीन जो है अगर हम पारदर्शी माध्यम लेते हैं तो उसमें अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आप उसके आगे अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। चाहे हेडिंग डाल दीजिए, चाहे उसको क्वेश्चन बना के लिख लीजिए कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, या फिर हेडिंग डाल दीजिए क्रांतिक कोण। उसके आगे जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखनी है। आपसे एग्जाम में क्रांतिक कोण की परिभाषा पूछी जाती है, 2 नंबर में आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन आता है। चलो लिखो क्रांतिक कोण को। पहली बात तो लिखिए, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए क्रांतिक कोण को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके आगे लिखिएगा, क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, फिर से समझिए, क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या है, 90 डिग्री होता है। आप ऐसे लिखिए। अगली हेडिंग डालिए, क्रांतिक कोण हो गया। अगली हेडिंग डालिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 2 पॉइंट्स लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। दोनों पॉइंट आप ऐसे लिखिए। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ऐसे बना के लिखनी है। ओके, समझ आ गया। तो हमने पिछली वीडियो में अपवर्तनांक पढ़ा था, इसमें हमने क्रांतिक कोण पढ़ लिया। तो अब अगली हेडिंग डालिए, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। अगली हेडिंग ये आपको डालनी है, ये आप लिख लीजिए। उसके नीचे अगली हेडिंग डाल के लिखिए। चलिए अगला हेडिंग आपने डाला, क्या डाला, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अब हमें बताना है, हमने क्रांतिक कोण पढ़ लिया, अपवर्तनांक भी पढ़ लिया, इन दोनों में संबंध क्या होता है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको हेडिंग बना के नोट करिए। जिन्होंने नोट किया है बस उसको आप रिवीजन करिए। यदि सघन माध्यम को 1 से और विरल माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल का नियम के अनुसार, आपने स्नेल का नियम मैंने आपको पढ़ाया, तो उस नियम के अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो 2n1 बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, ये लिख लिया। अब यहाँ पे डैश में साइड में लिखिए, यदि अपवर्तन कोण r बराबर 90 डिग्री, i बराबर क्रांतिक कोण c। ठीक है, तो ये है आपतन कोण i। ठीक है, तो आपतन कोण i बराबर क्रांतिक कोण c और अपवर्तन कोण r बराबर 90 डिग्री। तो यही वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे। साइन i की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, i की जगह पे हम c रख सकते हैं, क्रांतिक कोण, तो c रख दिया। r की जगह पे हम 90 डिग्री रख सकते हैं, तो 90 डिग्री रख दिया। तो 2n1 बराबर साइन c अपॉन साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब इसको हम क्या कर देंगे, पूरा वैल्यू पलट देंगे। तो 2n1 है, तो यहाँ पे अगर हम इसको बटे में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1n2 बराबर 1 अपॉन साइन c। यही क्या होता है, संबंध। अब इसी संबंध को, पहला क्या है, एयर होता है, दूसरा जो कांच होता है, तो हम लिखेंगे 1 की जगह पे a और 2 की जगह पे g, 1 अपॉन साइन c। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ANG बराबर 1 अपॉन साइन c। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख लीजिए। ओके, आई होप ये समझ में आ गया आपको। और एक चीज़ आपसे यहाँ से पूछी जाती है, क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए सर्वाधिक और किस रंग के लिए सबसे कम होता है। तो आप वहाँ पे स्टेटमेंट बना के लिखिए कि क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। किसके लिए, रेड कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है, रेड कलर के लिए, और बैंगनी कलर के लिए वायलेट कलर के लिए, बैंगनी कलर के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसे बना के लिख लीजिए। फिर से एक बार मैं बोल दे रही हूँ, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए सबसे अधिक और बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। समझ गए। जो अभी हमने पढ़ा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो हमारी लाइफ में इसका क्या रिलेशन है, हमारी लाइफ में इसका क्या यूजेस है, उसको अब चलो हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हमारे दैनिक जीवन में इसके डेली लाइफ में क्या क्या प्रयोग है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या उसको हम समझते हैं। अब आप आज जानेंगे कि ऐसी चीज़ें कैसे हो जाती हैं। देखो इसी के कारण होता है। पहली चीज़, जल में परख नली का चमकीला दिखना। आपने परख नली देखी है? अब उसको पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, वो चमकीला चमकीला दिखता है। वो क्यों होता है? वो इसी परावर्तन के कारण होता है। हीरा जो चमकता है वो हीरा ऐसा नहीं है कि आपको जो है हीरा सामने रखा हुआ तो वो चमक रहा है, उसके अंदर चमकीला ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप देखेंगे ना, अगर उसको अंधेरे में रख देंगे तो वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा, बिल्कुल एकदम ब्लैक दिखेगा, उसमें कुछ रोशनी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो ज़रा सी लाइट के कांटेक्ट में आती है, उसके अंदर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, जिस वजह से वो हमें हीरा चमकीला दिखाई देने लगता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। आप अपने घर में कांच देखो, कोई उसमें दरार वगैरह होगी तो वो जहाँ पे होगी वहाँ चमकीला चमकीला दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कांच है तो आप उसको तोड़ के देख लो, ऐसा मत करना। जहाँ पे होगा तो उसमें अगर कोई दरार होगी तो वो चमकीली दिखेगी आपको। ठीक है। चलो अगला देखो, चौथा कंडीशन क्या है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। जब आप रेगिस्तान में जाएंगे कभी कभार, तो जब हवा होती है, वहाँ पे हवा बहुत चलती है, तो रेत क्या होती है, उड़ने लगती है, अपनी जगह से हटने लगती है। कोई पेड़ आप देखेंगे तो उसी दूर से देखेंगे तो लगेगा कि वही पेड़ की छाया हमें ज़मीन पे दिख रही है, तो ऐसा लगेगा कि ज़मीन पे पानी है, तभी तो छाया दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? जब आप दूर से देखेंगे तो रेत अपनी जगह से हटती रहती है, मतलब हवा की वजह से बहुत पतली सतह हो जाती है उसकी। तब आप प्रकाश की किरणों का उसमें परावर्तन होता है, जिसकी वजह से नीचे उसकी छाया हमें दिखती है। यही होता है रेगिस्तान में मरीचिका। और हमें लगता है वहाँ नीचे तालाब होगा, पानी होगा, तो इसलिए हमें पेड़ की छाया नीचे दिख रही है। ऐसा नहीं होता है। तो आप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आई होप। और इसके आगे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके आगे जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। और अभी तक का जितना भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप उसको प्लीज़ अच्छे से नोट करिए, कॉपी पर बढ़िया से रिवीजन करते चलिए। 2 चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। और आप जो है न्यूमेरिकल के लिए टेंशन मत लीजिए। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको कराऊंगी न्यूमेरिकल्स, लेकिन पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो थ्योरी हम जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो थ्योरी साथ साथ में पढ़ते चलेंगे और न्यूमेरिकल्स लगाते चलेंगे। तो इससे क्या होगा, 2 फ़ायदा है, न्यूमेरिकल भी हमारा लग जाएगा और हमारा एक बार रिविज़न भी हो जाएगा, है ना। तो चलो अब थ्योरी पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।